हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू द डीकोड आईएएस यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर लिया है अप टू 18th नंबर आर्टिकल विच इज़ बेस्ड ऑन एक्चुअली द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी। अभी हम लोग फंडामेंटल राइट्स के नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ राइट्स के लिए स्टार्ट करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रीडम या राइट टू फ्रीडम। उस राइट टू फ्रीडम का जो ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स है वो स्टार्ट हो जाता है 19 से। तो विल स्टार्ट विथ 19 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स। 19 आर्टिकल 19 के अंदर ही 6 अधिकार हैं, 6 अलग अलग राइट्स हैं। उसको समझ लेते हैं पहले। सबसे पहले right to freedom of speech and expression, right to assemble peacefully without arms, right to form associations or unions or cooperative societies, right to move freely throughout the territory of India, right to reside or settle in any part of the territory of India, right to practice any profession or to carry out on any occupation, trade or business for our livelihood. Originally Article 19 contained 7 rights. उसमें से एक ये था राइट टू अक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। जब से आर्टिकल 31 यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट कर दिया गया है 44th अमेंडमेंट से, तब वो 7th राइट जो 19 में थी उसको भी हटा दिया गया है। दीज 6 राइट्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ओनली स्टेट एक्शन एंड नॉट प्राइवेट एक्शन। इस पे MCQ बन सकता है। जैसे 15 और 16 स्टेट के अगेंस्ट में था, 17 जो था वो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में था। ये जो है ये प्योरली स्टेट के अगेंस्ट में है। आर्टिकल 19 कैन नॉट बी इम्पोज अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये उसको दिमाग में रखना है। उसके बाद दीज राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स। ये भी दिमाग में रखना है कि ये जो अधिकार हैं ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, ये पर्सन्स के लिए नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जितने सारे शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, लेकिन फॉरेनर्स नहीं हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत साफ बात थी। और अगर फॉरेन कंपनीज कुछ है या लीगल पर्सन अगर फॉरेन कंपनीज हैं या कॉर्पोरेशन है, उनको भी ये इंक्लूड नहीं करता है। अब बात आती है कि इतने सारे अधिकार दिए गए हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, क्या हम इसके अंदर किसी को भी डिफेम कर सकते हैं? यहाँ पे लिखा गया आप असेंबल कर सकते हैं, एक जगह पे आप एकत्रित हो सकते हैं, लेकिन क्या हम लोग वहाँ पे आर्म्स लेकर जा सकते हैं? या बिना आर्म्स लेकर गए लेकिन वहाँ पे पीसफुली कुछ देर तक रहने के बाद सडनली वही सेम असेंबली एक वायलेंट रूप ले लेती है, तो क्या उस समय भी यह 19 कंटिन्यू होगी? इस तरीके की जो चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए राइट टू रिसाइड या सेटल, क्या हम हर जगह पे किसी भी जगह पे सेटल हो सकते हैं? क्या ट्राइबल एरियाज में हम जाकर सेटल हो सकते हैं? यहाँ पे कह रहे हैं राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन। किस तरीके के एसोसिएशंस जो हैं वो फंडामेंटल राइट के अंदर आती है? क्या हम किसी माओइस्ट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं? राइट टू मूव फ्रीली, ये फ्री मूवमेंट जो है, क्या एक कैदी भी फ्रीली मूव कर सकता है? किस तरीके का प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन या ट्रेड आप हमको अलाउ कर रहे हैं अंडर 19? क्या हम स्मगलिंग भी कर सकते हैं? तो कहने का मतलब ये कि जितने सारे यहाँ पे अधिकार दिए गए हैं, इन सब के ऊपर दीज आर नॉट एब्सोल्यूट, और इसके अगेंस्ट पे स्टेट रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, प्रोवाइडेड दीज रेस्ट्रिक्शंस शुड बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। यही बात यहां पे भी करी जा रही है। अगर आप यहां देखें तो यही कह रहे हैं, द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एंजॉयमेंट ऑफ दीज राइट्स ऑन द ग्राउंड ओनली मेंशन्ड इन आर्टिकल 19 इटसेल्फ। यानी कि 19(1) में 6 अधिकार दिए गए हैं, 19(2) में इसके रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं। तो 19(1) के अंदर जितने सारे रेस्ट्रिक्शंस होंगे वो सब वही रेस्ट्रिक्शंस होंगे जो 19(2) में मेंशन है। 19(2) के बाहर अगर कोई रेस्ट्रिक्शन है तो वो अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक एक करके इंडिविजुअल जो 6 राइट्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इट इंप्लाइज दैट एवरी सिटीजन हैज द राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यूज और ओपिनियन, बिलीव, कन्विक्शन freely by word of mouth, writing, printing, picturing or any other manner. Supreme Court held that the freedom of speech and expression include the following. क्या? To propagate one's views, freedom of press, commercial advertisements, हम लोग अपने कोई भी कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, हमारा यह अधिकार है कि हमारा फोन जो है कोई टैप ना कर सके। राइट टू टेलीकास्ट, द गवर्नमेंट हैज नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। राइट अगेंस्ट बंद, राइट टू नो अबाउट द गवर्नमेंट एक्टिविटीज, यहाँ पे मीडिया आ जाती है क्योंकि मीडिया एक सोर्स है जो जिससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो राइट टू नो इज अ पार्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ साइलेंस, राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप, कोई भी चीज़ न्यूज़पेपर में छापने से पहले सरकार की प्री सेंसरशिप की जरूरत नहीं है। यही तो चीज़ थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कॉलोनियल टाइम पे थी 1878 में, यही तो बंद करवाना जरूरी था। लॉर्ड लिटन ने किया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो इसको हम लोग ड्रैकोनियन कहते थे। तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि हमारे ऊपर प्री सेंसरशिप नहीं लग सकता। ठीक है, नेक्स्ट राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग बट नॉट टू स्ट्राइक, हम स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, बंद नहीं घोषित कर सकते हैं। अगर बंद घोषित करते हैं तो हमारे पास ये अधिकार होना चाहिए टू अवॉइड सच बंद्स, टू पोर्ट्रे और टू शोकेस आर डिसेंट अगेंस्ट बंद।
लेकिन हम डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। यहाँ पे द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, और वो ग्राउंड्स क्या होंगे? सॉवरेनिटी, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। ये सब ग्राउंड्स हैं। इनके अलावा कोई भी अदर रेस्ट्रिक्शंस आर्टिकल 19(1)(a) पे नहीं लग सकता। रही बात आर्टिकल 19(1)(b) असेंबली, एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। इट इंक्लूड्स राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस, टेक आउट प्रोसेशंस। अभी हाल ही में रामनवमी में प्रोसेशन निकला था, किसी ने उनके ऊपर पत्थर बरसा दिया। तो इस चीज़ को आर्टिकल 19(1)(b) के साथ, यानी कि फ्रीडम ऑफ असेंबली के साथ आप कंपेयर करें। दिस फ्रीडम कैन बी एक्सरसाइज ओनली ऑन पब्लिक लैंड। जिस सड़क से रामनवमी की मीटिंग जा रही थी वो पब्लिक लैंड ही थी। मैं यहाँ साइड पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा सुविधा हो जाए। दिस इज 19(1)(a), दिस इज 19(1)(b। ठीक है, पब्लिक लैंड होना चाहिए और वो लोग पीसफुल और अनआर्म्ड होने चाहिए। दिस प्रोविजन डज नॉट प्रोटेक्ट वायलेंट, डिसऑर्डरली, राइचियस असेंबलीज। ऑब्वियसली द स्टेट कैन इंपोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। इसके अंदर भी दो ग्राउंड्स हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के, नंबर 1 सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और नंबर 2 पब्लिक ऑर्डर। इसके अलावा सेक्शन 144 ऑफ CRPC के अंदर मैजिस्ट्रेट कैन रिस्ट्रेन एन असेंबली मीटिंग और प्रोसेशन इफ देयर इज अ रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, डेंजर टू ह्यूमन लाइफ और अनॉयंस, हेल्थ, सेफ्टी और डिस्टर्बेंस। अगर ऐसी कुछ चीज़ आशंकित है, ठीक है, या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को नुकसान पहुंच सकता है या राइट हो सकता है, अगर ऐसा है तो सेक्शन 144 के तहत एक मैजिस्ट्रेट जो है किसी भी असेंबली मीटिंग या प्रोसेशन को रोक सकता है। सिमिलरली सेक्शन 141 ऑफ IPC, इसमें कहते हैं कि अगर कोई असेंबली है जिसके अंदर 5 या उससे अधिक लोग हैं, ये MCQ में पूछ सकता है, 5 या उससे अधिक लोग, और ये सेक्शन 144 CRPC, 5 या उससे अधिक लोग अगर कहीं पे हैं, वो एक अनलॉफुल असेंबली बन जाती है अगर वो रेजिस्ट करते हैं किसी भी सरकारी या लीगल काम को, एग्जीक्यूशन को रोकने से, अगर वो किसी भी प्रॉपर्टी में ज़बरदस्ती घुस जाते हैं, अगर वो कोई भी तरीके का क्रिमिनल ट्रेसपास करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में अगर कोई इलीगल एक्ट करते हैं, अगर किसी को थ्रेटनिंग करते हैं, किसी सरकारी ऑफिसर को डराते धमकाते हैं, 5 या उससे अधिक लोग, तो वो भी 19(1)(b) का पार्ट नहीं है। अब बात करते हैं 19(1)(c). 19(1)(c) ये क्या कहता है? एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। ऑल सिटीजंस हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियन एंड कोऑपरेटिव्स। इट इंक्लूड्स राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, companies, partnership firms, society, club, organization, trade unions, etc. It also covers the negative right of not to form or join an association. तो इसके अंदर दोनों चीज़ें, आप फॉर्म भी कर सकते हैं और आपके पास ये अधिकार भी, आप नहीं ज्वाइन करना है ये भी आप कह सकते हैं। इसके अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो भी स्टेट इंपोज करता है, ऑब्वियसली ऑन द ग्राउंड ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये कॉमन है, ये ग्राउंड कॉमन है। उसके अलावा पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। However, right to obtain recognition of association is not a fundamental right. यहाँ पे आप जो ध्यान में रखनी है कि आप जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म किया अंडर दी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, तो उस चीज़ को आप बना सकते हैं, यू हैव द राइट टू फॉर्म। लेकिन आप बनाने के बाद आप अगर ये सोचते हैं कि उसको रिकग्निशन भी मिले फ्रॉम द थर्ड पार्टी, और वो कोई भी हो सकता है, वो स्टेट भी हो सकता है या कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है, तो आपके पास ये पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अधिकार है, लेकिन उसका रिकग्निशन भी अलग से मिले, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता, ये आपको अर्न करना पड़ेगा थ्रू योर वर्क। सुप्रीम कोर्ट कहता है ट्रेड यूनियंस हैव नो गारंटीड राइट टू इफेक्टिव बार्गेनिंग और राइट टू स्ट्राइक और राइट टू डिक्लेयर लॉकआउट। द राइट टू स्ट्राइक कैन बी कंट्रोल्ड बाय अप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉ। ठीक है, अब हम बात करते हैं 19(1)(d) के बारे में। 19(1)(d) के बारे में, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। एवरी सिटीजन is entitled to move freely throughout the territory of India. This right underlines the idea that India is one unit. Thus, the purpose is to promote national feeling and not parochialism. Parochialism मतलब narrowness. Grounds of imposing reasonable restrictions इसमें दो हैं। पहला, interest of general public and protection of interest of certain scheduled tribes. क्योंकि हमारे ऊपर, सरकार के ऊपर ये भी जिम्मेवारी है कि जो सिविलियंस यानी कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं वो अपना डिस्टिंक्टिव कल्चर, लैंग्वेज, कस्टम ये इसको बचा सके। अगर यहाँ पे नॉर्मल जो ट्राइबल नहीं है, अगर वो वहाँ पे जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं जो है उनका ये प्रोटेक्शन का जो द राइट टू प्रोटेक्ट दर कल्चरल डिस्टिंक्ट कल्चर, लैंग्वेज, कस्टम, ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो सकता है फ्रॉम द एंट्री ऑफ आउटसाइडर्स। तो इसीलिए यहाँ पे स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शंस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स कैन बी रेस्ट्रिक्टेड ऑन पब्लिक हेल्थ इश्यूज इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक मोरल्स। ठीक है, द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हैज टू डायमेंशंस। एक होता है इंटरनल यानी कि भारत के अंदर घूमना, राइट टू मूव विद इन द कंट्री, और दूसरा एक्सटर्नल, भारत से बाहर जाना और उसके बाद वापस आना भारत में। आर्टिकल 19 जो है वो प्रोटेक्ट करता है सिर्फ पहले वाले डायमेंशन से, यानी कि इंटरनल मूवमेंट की अगर हम बात करें तो वो 19 के अंदर आता है। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल मूवमेंट की बात करते हैं तो दैट कम्स अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, इसमें फर्क यह है 19 इज रेस्ट्रिक्टेड टू सिटीजंस ओनली, 21 इज फॉर पर्सन्स। ठीक है, चलिए सेकंड डायमेंशन जिसकी बात कर रहे थे एक्सटर्नल, दैट इज डेल्ट बाय आर्टिकल 21। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस 19(1)(e).
क्या कह रहे हैं? एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू रिसाइड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। द राइट हैज टू पार्ट्स, राइट टू रिसाइड एक चीज होती है और राइट टू सेटल एक दूसरी चीज होती है। सेटलमेंट के साथ साथ एक परमानेंसी का एक कैरेक्टर होता है, रिसाइड में वो चीज नहीं होती। Thus, a right is intended to remove internal barriers within the country. This promotes nationalism and avoid narrow-mindedness, यानी कि parochialism. लेकिन इसके अंदर भी state can impose restrictions, जैसे, और वो भी दो grounds पे, जैसे interest of general public and the protection of interest of scheduled tribes, same चीज. Right of outsiders to reside and settle in the tribal area is restricted. ठीक है? In many parts of the country, the tribal have been permitted to regulate their property rights in accordance with their customary rules and law. Supreme Court held that certain areas can be banned for certain kinds of persons like prostitutes and habitual offenders. तो ये तो बात साफ हो गई है कि किसी एरिया पर नेशनल किसी चीज़ों पर हम जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए या शेड्यूल्ड ट्राइब के इंटरेस्ट के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिसाइडिंग और राइट टू रिसाइड और राइट टू सेटल। अब ये रही आपके लिए आर्टिकल 19(1)(e). अब हम बात करेंगे 19(1)(f) के बारे में। प्रोफेशन, ऑल सिटीजंस हैव राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कैरी आउट एनी ट्रेड, बिजनेस। द राइट इज वेरी वाइड एंड इट कवर्स ऑल मीन्स ऑफ अर्निंग वंस लाइवलीहुड। द स्टेट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन। पहला, अगर जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में है तो वो ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया है, द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। द स्टेट इज एम्पावर्ड टू प्रिस्क्राइब प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन। ठीक है, जैसे अगर आपको वकालत करना तो आपको लॉ की डिग्री चाहिए, ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये स्टेट डिसाइड कर रहा है। अगर आप मेडिसिन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको एक डॉक्टर की डिग्री चाहिए, कौन डिसाइड कर रहा है? स्टेट डिसाइड कर रहा है। ठीक है, और कैरी आउट itself any trade business or industry whether to exclusion of citizens otherwise। इसका मतलब ये है, सेकंड वाले का मतलब ये है कि सरकार खुद चाहे तो भी वो किसी न किसी ट्रेड या बिजनेस या इंडस्ट्री का पार्ट बन सकती है और उसमें वो कंप्लीटली एक्सक्लूड कर सकती है सिटीजन्स को। जैसे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जिसमें डायरेक्टली, जैसे मान लीजिए डिफेंस या रेलवेज या एटॉमिक एनर्जी सेक्टर, इसमें प्राइवेट को हटाया गया है तो सरकार ये कर सकती है। हालांकि स्लोली सब कुछ ओपन अप हो रहा है, लेकिन मोटो ये है कि सरकार चाहे तो कोई एक पर्टिकुलर एरिया या सर्विस को या इंडस्ट्री को, बिजनेस को या ट्रेड को सिर्फ और सिर्फ अपने तक रख सकती है, मोनोपोली लगा सकती है। Thus, no objection can be made when the state carries on trade, business, industry or service either as a monopoly or in competition with the citizens. ठीक है, the state is not required to justify its monopoly. This right does not include right to carry out profession or business or trade or occupation that is immoral or illegal. The state can absolutely prohibit these illegal or immoral occupations or regulate them through licensing. ठीक है, लाइसेंसिंग का मतलब मान लीजिए कोई गन्स में डील कर रहा है, कोई ड्रग्स में डील कर रहा है, तो लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। तो दिस इज फॉर यू आर्टिकल 19। आई होप ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 20 की। 20 के अंदर, आर्टिकल 20 के अंदर ग्रांट किया गया प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन अक्यूज्ड पर्सन। ध्यान में रखने की बात यह है कि ये अक्यूज्ड है, ये अभी तक कन्विक्टेड नहीं हुआ है, ये आरोपी है, ये दोषी नहीं है अभी तक। वेदर सिटीजन और फॉरेनर और एनी लीगल पर्सन, लीगल पर्सन मतलब कोई कंपनी या कोई कॉर्पोरेशन, तो उनके पास 3 अधिकार हैं। क्या? नो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ, दूसरा नो डबल जियोपार्डी, तीसरा नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन से स्टार्ट करता है, सबसे छोटा है। क्या कहते हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन? समझते हैं। नो पर्सन accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself। आप किसी इंसान को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए जबरदस्ती मजबूर नहीं कर सकते हैं, ना मार के, ना पीट के, ना नार्को टेस्ट से। और अगर आपको करना ही है तो सब्सटैंशियल एविडेंस चाहिए, जिसको आपको हायर अथॉरिटी से परमिशन लेने के बाद ये काम किया जा सकता है बाय द पुलिस एग्जीक्यूटिव्स। सो ऑन पेपर्स अपरेंटली नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन ये एक अधिकार है फॉर द पर्सन हु आर अक्यूज्ड। ठीक है, 20 क्लॉज सी। दूसरा 20 क्लॉज बी क्या कहता है? कहता है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंसेस मोर देन वंस। एक सजा एक क्राइम के लिए मिलता है, एक क्राइम के लिए 2 सजा नहीं मिल सकता। तो एक क्राइम के लिए जहां पे 2 सजा की बात करी जाती है वो इलीगल है, क्योंकि यार उसने एक ही अपराध किया है तो एक ही बार पनिशमेंट मिलेगी, 2-3 बार क्यों मिलेगी? तो दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट, नो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ। इसका मतलब यह है कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड of any offense except for the violation of law in force at the time of the commission of the offense। कहने का मतलब ये कि जिस समय पे उसने वो अपराध किया है उस समय जो लॉज हैं केवल और केवल वही लगेगा। ऐसे कोई लॉज नहीं लग सकते हैं उसके ऊपर जो कि बाद में आए हों उसके कमीशन करने से पहले, उसका अपराध करने से पहले। तो 20A क्या कहता है कि अगर मान लीजिए किसी एक इंसान ने कोई अपराध किया है एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, जो लॉज उसके ऊपर लग सकता है लगेगा बिल्कुल। लेकिन कन्विक्शन के बाद मान लीजिए कि कोई नया और हार्श लॉ निकला है तो वो उसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब ये नया लॉ बना उससे पहले ये क्राइम हो चुका है। ठीक है, तो क्राइम या क्रिमिनल लॉ का जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं होती है। ठीक है,
तो ये चीज़ थी आर्टिकल 20 में। तो आई होप आपको 1920 बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर डबल ज्योपार्डी की एक बारी, कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल ज्योपार्डी इज अवेलेबल ओनली इन प्रोसीडिंग्स बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ और जुडिशियल ट्रिब्यूनल। इन अदर वर्ड्स इट इज नॉट एप्लीकेबल इन प्रोसीडिंग्स बिफोर डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज। कहने का मतलब यह है कि अगर मैंने कोई अपराध किया, मान लीजिए चोरी का, और मेरे खिलाफ जो है मेरे कंपनी के अंदर या मेरे बैंक, मान लीजिए मैं बैंक का एम्प्लॉय हूँ, तो मैंने चोरी किया है, तो एक उस चोरी के लिए मुझे सजा मिलेगी जो कोर्ट देगा, और उसी चोरी के लिए मेरे अंदर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज भी होंगी बैंक के अंदर, और मेरी शायद पेंशन रुक जाए। तो अब ये नहीं कह सकते हैं हम कि हमको तो एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा मिली, 2 सजा अलग अलग लोगों ने दिया ना। तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज को इसके अंदर नहीं इंक्लूड करते हैं, सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ या जुडिशियल ट्रिब्यूनल को इंक्लूड करते हैं। तो उसके अंदर हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप मेरा पेंशन खोल दीजिए क्योंकि मैं तो जेल जा ही रहा हूँ। 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो डबल ज्योपार्डी के अंदर सिर्फ कोर्ट या जुडिशियल ट्रिब्यूनल है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज ये नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ समझने वाली थी, बाकी इसके अंदर कुछ खास नहीं है। और अगर हम सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करें, मैंने खुद कहा कि आप किसी भी इंसान को जबरदस्ती अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। जैसे आप उससे मजबूर नहीं कर सकते हैं कि कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट उस क्राइम से रिलेटेड प्रोड्यूस करें। हम उसका थंब इंप्रेशन जबरदस्ती नहीं ले सकते हैं, उसकी ब्लड स्पेसिमेन नहीं ले सकते हैं, उसका सिग्नेचर जबरदस्ती नहीं ले सकते हैं, ठीक है, या उसके बॉडी को एग्जिबिट नहीं करवा सकते हैं जबरदस्ती। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उसके फेवर में है। किसके फेवर में है? कन्विक्टेड के नहीं, अक्यूज के फेवर में है। तो ये चीज़ें समझने वाली बात है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 21 और 21A के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।